अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, मुल्क की मईशत तबाह होती जा रही है और महंगाई में होशरुबा इजाफा होता जा रहा है। दिन ब दिन हम देखते हैं कि बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। कभी हम खबर सुनते हैं कि भाई ने भाई का गला काट दिया बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से, कभी हम सुनते हैं शौहर ने बीवी को मार दिया, कभी हम ये सुनते हैं कि एक 6 बच्चों के बाप ने बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से खुदकुशी कर ली। ये तमाम ऐसे वाक़यात हैं जिन पर हुकूमत को होश आ जानी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत को ना होश आती है, ना वो इस बारे में सोचते हैं कि बिजली का बिल को कम किया जाए। बल्कि ढिठाई ये है कि बाकायदा तौर पर कहते हैं कि अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो एहतजाजों से ये मामला हल नहीं होते, ना ही इनके एहतजाज से ये मामला हल होगा और ना ही किसी और वजह से मामला हल होगा। और शय खर्चियाँ इतनी हैं कि आज एक ख़बर सामने आई, मैं पढ़ा था, मेरी नज़रों के सामने से गुजरी कि पंजाब असम्बली के जो स्पीकर साहब हैं और डिप्टी स्पीकर साहब हैं, उनके लिए तकरीबन को 18 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, जिसमें से स्पीकर साहब के लिए 10 करोड़ रुपए की गाड़ी होगी और जो डिप्टी स्पीकर साहब है उनके लिए फॉर्च्यूनर खरीदी जाएगी 2.5-3 करोड़ रुपए की। अब ये अपनी शय खर्चियाँ बिल्कुल कम नहीं हो रही, लेकिन अवाम पर बोझ डलता जा रहा है और जमात इस्लामी इस पर जो है वो डटी हुई है और इस पर जो है वो उन्होंने धरना दिया है। और धरने के ऊपर भी हुकूमत को जो है वो अभी तक होश के नाखून नहीं लिए उन्होंने, और मुज़ाकरात जो है वो उनके मानने से इनकारी हैं। उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि कहा यह जा रहा है, सोचा यह जा रहा है कि कुछ ना हो, सिर्फ हम जो कर रहे हैं हमें करने दिया जाए। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है अमीरुल अज़ीम साहब, और इनको खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ हमारे साथ होंगे मज़हब अल्लाह साहब, सीनियर तजज़ियाकार, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अज़हर सदीक़ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, एडवोकेट हैं और बहुत से मुकदमात लड़ रहे हैं PTI के हवाले से। तो अमीरुल अज़ीम साहब से सबसे पहले तो बात का आगाज़ करेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी एक वाहिद पार्टी है कि जिसने ये ऐलान किया है कि हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे और जब तक बिजली के बिल कम नहीं होते हैं हम आवाम के साथ लड़ेंगे, आवाम के जो दुख हैं उनका मुदावा करेंगे, आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाएंगे, चाहे हमारे कारकुन गिरफ्तार हों, लेकिन हम लोग जो हैं वो धरना जारी रखेंगे। अमीरुल अज़ीम साहब, आप लोगों ने 10 मुतालबात तो रखे हैं, लेकिन हुकूमत वो मुतालबात मानने से इनकारी है। अब क्या लाहे अमल होगा आपका? लाएअमल का ऐलान हम कर चुके हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। अच्छा अमीरुल अज़ीम साहब, धरने की सिचुएशन इस वक्त कैसी है? लोगों का जोश कैसा है? कितने लोग हैं आप लोगों के साथ? तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर धरने में मौजूद हैं। दिल्ली से, इस्लामाबाद से, इर्द गिर्द से हजारों लोग इस मजमे के अंदर मौजूद हैं। काश मैं आपको दिखाता कि ये कितना पुरजोर जबरदस्त, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग तालियां बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पूरे जोश और जज्बे के साथ कल के बैठे हुए हैं। अच्छा अमीरुल अज़ीम साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो वहाँ सिचुएशन क्या है? ऐसे जो सुनने में ये आया था, देखने में भी ये आया था कि रास्ते काफ़ी बंद हैं, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। किस तरह से ये तमाम सिचुएशन को जो है वो टैकल करेंगे कि आवाम को मुश्किलात भी ना हो और आपका धरना भी जारी रहे? देखिए, पानी बहुत ऊपर से गुजर चुका है। पहले तो एक आम आदमी का मसला था, फिर उसके बाद इंडस्ट्री का मसला बना, कारखाने बंद हो चुके हुए हैं, बेरोजगारी हो गई हुई है, और अब हम ये चाहते हैं कि ये जिस तरह से अवाम खुदकुशी करते हैं, कल को ये पाकिस्तान को खुदकुशी के लिए तैयार कर रहे हैं, हम इस साजिश का मुकाबला करेंगे। अच्छा अमीरुल अज़ीम साहब, अब क्या प्लान है आपका? कितने दिन तक ये धरना जारी रह सकता है? क्या हुकूमत आपके मुतालबात वाक़ईतन तौर पर मानेगी? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने राब्ता भी किया है आपकी आला क़यादत से। देखिए, हम अवाम की ताकत के साथ ये मुतालबात मनवा कर दम लेंगे, ना मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। अज़हर सदीक़ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अमीरुल अज़ीम साहब साथ ही रहिएगा, उनको भी ऐड कर लेते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर। अज़हर सदीक़ साहब, होशरुबा इजाफा है बिजली के बिलों में और IPPs को हम बिजली ले भी नहीं रहे उनसे, लेकिन फिर भी उनको जो है वो चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। तो आप तो एक कानूनी माहिर हैं, अब किस तरह से जान छुड़ाई जाए जो माहदे किए हुए हैं IPPs के साथ हुकूमत ने?
बहुत शुक्रिया। नेपरा जो कि मेरा सब्जेक्ट है, चाहे ओगरा हो, पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से भी आपको बता दूं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब नेपरा में जो बात समझने वाली है कि आईपीपीज के मुआहदे जिन्होंने किए हैं, हम उन हुकूमतों को तो मोज़र-ए-आज़म ठहराते नहीं हैं। अब इन चीज़ों को अगर आप आगे लेकर चलना चाहते हैं या आपके माइंड में चीज़ें हैं, तो बाई चांस ही मेरे सामने पॉइंट रखे हुए हैं कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ये पावर पॉलिसीज़ 2 हैं, 1994 की और 2002 की। 1994 में 16 प्लांट लगे थे, 2002 में 12 प्लांट लगे थे। अब कैपेसिटी पेमेंट जो है ना, वो अब मिसाल के तौर पर आज हम कैपेसिटी पेमेंट चैलेंज करने जाते हैं, तो इस पे आपको पता है आर्बिट्रेशन में चला जाए, हमें बहुत ज्यादा अखराजात आएंगे जो हमारी पहुंच से हम दे नहीं सकते हैं। और मैं इस पे बड़ा आसान हल जो मैं आपके सामने वो तजवीज रख देता हूँ। यार ये अच्छा है, मैं तारीफ करूंगा कि जमात इस्लामी की आगे आई और आकर प्रेशर बिल्ड करेगा। और इसमें सीखना चाहिए हमें रशियन प्रेसिडेंट की तरफ, जो उन्होंने जब सबको बुलाकर इस सारे मामले को देखा कि लूटमार कैसे खत्म करनी है। इनका तरीकाकार ये है कि इनका सबसे पहले तय किया जाए कि इनका बाकी पीरियड है क्या, रेजिड्यूअल पीरियड कितना है। जितना मैं आपके पास, ये मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करना, बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू साथ हो रही है, मैं चाहता हूँ वही बात सामने रखी जाए कि यहाँ इनका रेजिड्यूअल पीरियड देखा जाए। फर्ज करें 5 महीने का रेजिड्यूअल पीरियड है, तो उस रेजिड्यूअल पीरियड में कैपेसिटी पेमेंट निकल आएगी पूरी 1 साल की इतनी, 2 साल की इतनी, और उसकी एनपीवी पे नेट प्रॉफिट प्रेजेंट वैल्यू, आज जो वैल्यू तो 5 साल का निकाले, और उनसे डॉलर की बजाय उनको ये 2 फैसले आ चुके हैं अपना LCCI के, जो हमारी लंदन आर्बिट्रेशन है, उसमें उन्होंने काइबोर पे लेकर आए हैं कि आप डॉलर पे नहीं आएंगे। डॉलर हर साल देखा ना, जब इन्होंने मुआहदे किए थे तो डॉलर सस्ता था, उसको प्लांट लगाए थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, इनको इंटरेस्ट कोई लेना था, वो सारी चीजों को तो ये फर्ज करें ये बनता है तो 25% इनको उस वक्त दे दिया जाए, 25%, लेकिन 75% इनको ना ये तय किया जाए और उस पे वो आपको बॉन्ड वगैरह मार्केट में ले आए। और बॉन्ड वगैरह मार्केट में लाने का आपको एडवांटेज ये है कि फौरी पेमेंट। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सर्कुलर डेट जो आपका वो गालबन 2.5 ट्रिलियन है, 2100 अरब के करीब है, जो खत्म हो जाएगा। और इसमें आपके पावर सेक्टर में बड़े इंटेलिजेंट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन समझिएगा बात, वजह क्या है? अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो इनके पीछे जो बाप बैठे हुए हैं, जो असल मालकान है सियासी जमातों के, वो तड़पेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ये मसाइल हल हो, मुल्क आगे लेके जाए। बहुत पैसे कमा लिए, अब पैसे कमाने का मौका नहीं है। अब हुकूमत क्या करना चाहती है? हुकूमत इसी लड़ाई में इन्हीं मामलात की तरफ जाने के लिए, और अगर आपको याद हो, मजर बल्ला सबको तो याद है, इमरान खान के दौर में इन सबको इकट्ठा किया था, बना के एक पॉलिसी बनाई थी कि इस तरह चलना, लेकिन वो पॉलिसी इन्होंने चलने नहीं दी, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। तो बाकी एहतजाज का बहुत जबरदस्त है, अमीरुल अजीम साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो इस सारे मामले को लेकर जा रहे हैं, लोगों को सड़कों पर भी लेकर आए हैं। चले कम से कम इसे एक रास्ता तो खुल गया TLP के बाद कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस तरह कुछ जलसे जुलूस करने दिए जाएंगे, एहतजाज होगा, वो पर्चे नहीं होंगे, 144 का नफाज जिस तरह ये होता रहा है। अब सियासी जमातों सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, यानी यहाँ सबको आना चाहिए। एहतजाज के हवाले से हम सपोर्ट करते हैं, इमरान खान ने एहतजाज के लिए लोगों को रोका नहीं जिस तरह ये रोका जा रहा है। अल्लाह करे कि इनके दिल में बात उतर जाए और चीजें आगे की तरफ। ठीक है अजहर साहब साथ ही रहिएगा। और अमीरुल अजीम साहब से लाइन ड्रॉप हो गई है, वो धरने में थे और पीछे से शोर भी काफ़ी आ रहा था, तो अब आप दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर बल्ला साहब, आपने बातें सुनी अमीरुल अजीम साहब की भी, और ये वाहिद जमात है जमात इस्लामी जिसने जो है वो धरना देने का ऐलान किया है। हालात आपके सामने हैं, आप बहैसियत तज़ियाकार आप चीज़ों को देखते हैं, विटनेस करते हैं एक आम आदमी की तरह, आपका तज्जिया इस पर कैसा है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं है? हम IMF के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं और इस कदर जो है इस नहज पर आ गए हैं कि हमें अवाम का दुख दर्द नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हमें अपनी अयाशियाँ नज़र आ रही हैं और सिर्फ हमें जो है वो माहदे नज़र आ रहे हैं कि जिससे हमें पैसे आएंगे। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मैं उनकी गुफ्तगू तो नहीं सुन सका, अलबत्ता मैंने आपका सवाल सुन लिया है और मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दे पाऊँ। देखिए, ये एक सोचने की बात है कि मुल्क के हालात इस वक्त बहुत अबतर हैं और माशी सूरत हाल बुरी तरह ख़राब हो चुकी है। अमन व अमान का मसला भी दरपेश है, सियासी इस्तेहकाम का मसला भी दरपेश है। ऐसे में आप देखिए, अगर आप जायज़ा लें 4 सूबों की हुकूमतों का और वफाकी हुकूमत का, मसलन सिंध में जो हुकूमत है
उसके स्पीकर ने तो कोई नहीं कहा कि मुझे 10 करोड़ की गाड़ी चाहिए, ना उसके सेक्रेटरी ने कहा कि मुझे 8 करोड़ की गाड़ी चाहिए। तो पंजाब असेंबली के स्पीकर को क्या है कि वो गरीबों के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए 10 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं और सेक्रेटरीज भी गाड़ियां ले रहे हैं। और इसी तरह वफाक में है, अब ना बलूचिस्तान में कोई गाड़ी ले रहा है, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना सिंध में। तो इसका मतलब है कि ये लोग जो महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, जो PMLN के लोग हैं, वही लोग अयाशियाँ कर रहे हैं और उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोग बेचारे महंगाई के हाथों पिस गए हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि देखिए, इस मुल्क के 80% लोग वो हैं जिनकी आमदनी 30,000 से कम है। बिल्कुल ठीक। यानी 80% लोग वो हैं जिनकी इनकम लेस देन 30,000 है। बिल्कुल ठीक। और 80% का मतलब है कि आपके 20 करोड़ लोग, अगर आपके 20 करोड़ अफराद जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो आप अपने मुल्क का अंदाज़ा लगाइए। आप हुकूमतों में बैठे हैं, क्या ये मुल्क चल पाएगा? जो ऊपर वाले 4 करोड़ हैं, उनमें से भी 3.5 करोड़ वो हैं जो बेचारे खुद को सफ़ेद पोश तबका या मिडिल क्लास कहता है। और वो आजकल इस तरह है कि जैसे अभी अज़हर सदीक साहब हैं और मैं हूँ, तो मैं कहता हूँ अज़हर सदीक साहब बिल बहुत आ गया यार, मुझे को पैसे भिजवाएं। और अज़हर सदीक साहब किसी और से कहते हैं कि यार वो फ़लाँ ख़र्चा पड़ गया है। तो यानी मिडिल क्लास जो है वो बेचारी अदल बदल करके, टोपियाँ तब्दील करके गुजारा कर रही है, या अपनी चीज़ें बेच के गुजारा कर रही है। अब 20 करोड़ आपके गरीब हैं, 3.5 करोड़ वो हैं जो चीज़ें बेच के गुजारा कर रहे हैं। मईशत आपकी की सूरत हाल बुरी है। 32 दिनों में आपका वज़ीर आज़म 45 खरब कर्जा लेता है। कहाँ से? इंटरनल बैंकों से, पाकिस्तानी बैंकों से, भारी सूद पर। वो कर्जा किसने अदा करना है? अपने बेटे को कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे 63 करोड़ अदा कर दिया जाता है। वो क्यों कर दिया जाता है? ये अहम सवाल हैं जो लोगों की तरफ से हैं हुक्मरानों के सामने। आप मुझे बताइए कि जिस बंदे की आमदनी 25-30 हज़ार है, आप उसको 16-18 हज़ार या 20 हज़ार का बिजली का बिल भेज देते हैं, वो बाकी ज़िंदगी कहाँ से पूरी करेगा? तो मेरे हिसाब में तो पाकिस्तान में ज़िंदगी रो रही है। ज़िंदगी की कश्ती मौत की बाहों में हिचकोले खा रही है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी नहीफ होकर रह गई है और सामने मौत का समंदर है। आप देखिए कि पाकिस्तान में खुदकुशी की रेशो बढ़ रही है बेतहाशा। पाकिस्तान में महंगाई के नाम पर कत्ल हो रहे हैं। तो जो मुश्तरका ख़ानदान रहते हैं, वहाँ आप देखिए कि कोई भाई किसी दूसरे को मार रहा है। कौन अपने बच्चों को मारता है? ये भूख कैसा दर्दनाक चीज़ है, ये भूख कि कोई अपनों को मौत के घाट उतार रहा है। बिल्कुल ठीक। ये सोचने वाली बातें हैं हुक्मरानों के लिए। मज़ा साहब, रियासत क्या है? लोगों से टैक्स लेती है, मगरबी रियासतें भी लेती हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स लेने का नाम नहीं, टैक्स के एवज लोगों को तालीम की सहूलत दी जाती है, लोगों को ज़िंदगी की अमानत दी जाती है, लोगों को सेहत की सहूलतें दी जाती हैं, लोगों को समाजी इंसाफ दिया जाता है, बिल्कुल ठीक। लोगों के रोज़गार का बंदोबस्त किया जाता है। नानो नफ़का का बंदोबस्त रियासत की जिम्मेदारी है, और जो रियासतें नानो नफ़का का बंदोबस्त नहीं करती, वो उनको बेरोज़गारी अलाउंस देती हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ तो देखिए बड़ा आसान है, हम इस्लामी रियासत हैं। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर किसी माशरे में कोई बंदा भूखा सो गया, तो इसका मतलब है उसके हिस्से का खाना कोई और खा गया। अब आप अपने माशरे में तलाश करें कि किस किस भूखे का मज़ा साहब के हिस्से का खाना
कौन कौन खा रहा मज़ा साहब है। साथ ही रहिएगा। ये अजहर सवालिया सदीक निशान साहब है को भी, हुक्मरानों के लिए। अजहर सदीक साहब को भी ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू के अंदर। अजहर साहब, आपने मजहर बलास साहब की बातें सुनी। अब सर बताइएगा, ये जो IPPs का मामला है, 40 जो IPPs कंपनीज हैं जो हमारे गले का ताक बनी हुई हैं, हमें उससे निजात दिलाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए और किस तरह से ये जो पैसे भी देने पड़ते हैं, और चाहे वो बिजली बनाए ना बनाए, कोई 700 मेगावाट का मंसूबा है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है, ज़्यादा है या कम है, जिसमें हमारे जो है वो हुक्मरानों के कुछ बच्चे भी शामिल हैं जिनकी अपनी बिजली की तकसीम कार कंपनीज हैं। सिंपल फार्मूले के मुताबिक बता दीजिए एज अ लॉ एक्सपर्ट कि ये जो मुआहदे हुए हैं IPPs के साथ, इससे किस तरह से जान छुड़ाई जाए? देखिए, एक बात तो बड़ी वादी है, उसके लिए मुनहसल कौम हम सबको जाना पड़ना है, ठीक है ना जी, हम सबको जाना पड़ना है। और उसका तरीकाकार मैंने यहाँ देखा ना, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ना है एक पेज के ऊपर। और आपको पता है इस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट जो टॉपल का हो, ये मैं बड़ी एक बारीक बात आपके सामने रखा हूँ, इस मुल्क के अंदर जो हुकूमतें गिराने का प्रोसेस और ये सारा करते आए हैं ना, उसके पीछे एक, यानी कल इमरान खान की जब हुकूमत गिरानी थी, अगर वो पैसा हम ऑपरेशन रजीम चेंज में, वो कहाँ से आया, कभी किसी ने सोचा इस बात को? और नवाज शरीफ जब पहली हुकूमत आई थी इनकी 2013 के अंदर, तो उस वक्त मैंने ना सर्कुलर डेट के ऊपर ये 480 अरब रुपया देना था मुख्तलिफ कंपनीज को, मैंने उसको ऑडिट कराने का कहा। ऑडिट के ऑर्डर भी हुए, 120 अरब की रसीदें नहीं आई थी, वो मामला दबा दिए गया सारा। और यहाँ अब क्या है, यहाँ वजह क्या है कि पीछे, जैसे आपको पता है, नाम तो आ गए हैं कि पीछे कौन लोग हैं, सियासतदान हैं, कुछ रिटायर्ड जनरल हैं, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, तो वो चंद 40-41 खानदान है। देखिए, उनका हक है, मैं ये नहीं कहता कि उनका रिस्क कमाना, लेकिन रिस्क कमाने का उतना कमाना है जितना जायज है। अब ये नहीं है, और ये याद रखिएगा, कैपेसिटी पेमेंट का आज तक कोई लोग ये समझ नहीं सके। जब एक प्रोजेक्ट लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट होती है बड़ी ठीक ठाक, फर्ज करें कोई 50 अरब रुपया इन्वेस्टमेंट है एक, तो 50 अरब में वो कर्जा लेते हैं, वो लोन देना होता है उन्होंने, बाकी सारा करना होता है, तो वो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो जब तक उसकी इनिशियल कॉस्ट रिकवर नहीं हो जाती, कॉन्सेप्ट ये है, इनिशियल कॉन्सेप्ट तो किसी की 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में वो रिकवर हो गई है, अब उसके बाद फिर कैपेसिटी पेमेंट को लेकर चलना जो है ना, ये जुल्म और ज्यादती है। अभी चाहिए ना नेपरा को, मैं मिसाल के तौर पर मैंने अभी आज से कोई 8-10 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट में फाइल की थी कि यहाँ नीलम जेलम सरचार्ज, टैरिफ रेजिडेंशियल सरचार्ज, यानी जो सूद देते थे वो पैसे भी सारे कौम से रिकवर करते थे। जब चैलेंज किया तो सरचार्ज तो लग नहीं सकते थे, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सेट असाइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट केस लगने ही नहीं दिया, वो कहते हैं यहाँ जनाब वो पैसे देने पड़े, 100 अरब रुपया कौम का, 100 अरब रुपया, वो सुप्रीम कोर्ट लगने नहीं दिया। अच्छा, उसे आगे चलते हैं, अभी पिछले दिनों इन्होंने प्रो रेटा बेस के ऊपर ना लोगों को कह दिया कि यूनिट जितने मर्जी खर्च करें। नहीं सदीक साहब, ये माफिया बहुत ताकतवर है। मैंने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में लेकर गया, वो नेपरा में 3 दिन पहले हियरिंग हुई, वहां उन्होंने एडमिट किया कि ये प्रो रेटा बेस पे नहीं लगा सकते, लेकिन नेपरा नजर आ रहा है कि नाकाम है। यानी ये वो सारे मामलात है, हर साल हम ये देखते आए, और मैं बड़े अरसे से ये जद्दोजहद कर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे लिए कोई नई जद्दोजहद नहीं है, लेकिन जब तक आपकी सियासी लीडरशिप एक पेज पे नहीं आएगी, आपकी बाकी अदालतें, मैं आपकी एस्टैब्लिशमेंट। मज़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू में मज़ा साहब को। मज़ा साहब जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसा सदीक अजहर साहब फरमा रहे हैं ना, ये माफियाज बहुत ताकतवर हैं। देखिए, माफिया इतने ताकतवर हैं कि गौहर एजाज साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और पाकिस्तानी ताजरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी कि या आप 40 खानदान पाल लें या 24 करोड़ लोगों का ख्याल कर लें। तो ये वाकईतन बहुत ताकतवर हैं, ये नहीं लगने देंगे किसी कोर्ट में। अच्छा, अजहर सदीक साहब, ये अब इसका हल क्या है? हल के बारे में हम उस तरफ नहीं आ पा रहे कि ये जो 40 ख़ानदान है, जिस तरह से आपने कहा रोज़ी रोटी तो उनकी है, उससे तो नहीं हम इनहराफ कर सकते, किसी का रिस्क तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम इन 40 ख़ानदानों के ये IPPs जो हैं, ये कंपनीज़ हैं, इन्हीं के हाथ की कठपुतली बनी रहेंगे? हम गवर्नमेंट के पास इतनी जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है, पहले भी तो हम अपनी बिजली बना रहे थे, क्या हम दोबारा से अपने प्लांट्स को जो है वो एक्टिव नहीं कर सकते, बना नहीं सकते अपनी बिजली? देखिए, 2-3 वजह आपके सामने मैं रख देता हूँ।
अब सच सुनना है मेरे से आपने। देखिए, पहले यहाँ पावर एंड वाटर से वापडा कहते थे वो था, और उस वक्त ये कोई तकरीबन वो गालिबन 70 या 80 अरब रुपए के फायदे में था। फिर इंट्रोड्यूस होते हैं माफियाज, इसको डी बंडल किया जाता है और इसमें से बनाई जाती हैं जनरेशन कंपनीज, जेनकोस कहते हैं जिसको, जनरेशन कंपनीज। फिर बनाई जाती है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो एनटीडीसी। फिर बनती हैं इसमें से अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, लेस्को, फेस्को। अब पहले सिर्फ एक महकमा था जो सारे मामला को देखता था, अब लूट मार का क्या तरीकाकार, उनके लोग, मुलाजम, क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इतनी बढ़ गई, इसने तबाही और बर्बादी कर दी। फिर क्या किया साहब इन्होंने, लाइन लॉसेज यानी पुरानी ट्रांसमिशन लाइन थी उनको ठीक करना था, नहीं किया इन्होंने। हमने पावर प्रोजेक्ट जो शुरू करने थे, पावर हाउस और पानी के हवाले से वो क्रेडिट जाता है इमरान खान को डैम, वरना तो आपको पता है कालाबाग डैम जो पहला डैम अयूब साहब के दौर के बाद तो यहाँ डैम ही नहीं बने दिए गए, यानी जिनसे बिजली की कॉस्ट को 1 रुपए या 2 रुपए के करीब आती है। आज इस वक्त एक रोश कंपनी है 745 रुपए का यूनिट पड़ रहा है उसकी कॉस्ट। आपने कोयला लगाया, कोयला बैन था, वो तो भाई मैंने हाईकोर्ट में रिट फाइल की, लाहौर वगैरह में रुकवाए, साहिवाल में ये ले गए जबरदस्ती, और वहां कोयले की कॉस्ट देखिए। फिर आप आ जाए सोलर जाके लगा लिया इन्होंने, और सहरा में जाकर वो आती है, रेत आती है, वो सोलर इतना महंगा पड़ गया है, वो भी तबाही और बर्बादी कर दी। मैं जाना हुआ मेरा बाहर अपना यूके वगैरह में या यूरोप में, वहां उन्होंने विंड पावर को इतना जबरदस्त निजाम बना के ठीक कर लिया। पहली तो ये बात है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, लाइन लॉसेज वो रोक रही है। तीसरा, इन सब लोगों को बिठाएं एक जगह पर। आज़ाद साहब इस पर बात करते हैं, इन सब लोगों को एक जगह पे बिठाएं और बिठाकर इनकी जो है वो बात सुनी, इस तरह से मामला को बेहतर किया जा सकता है। आज़ाद सदीक साहब हमारे साथ हैं, मज़हब अल्लाह साहब हमारे साथ हैं। एक ब्रेक की जानिब अब बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन का आगाज़ यहीं से करेंगे। मज़हब साहब से भी उनका वर्डिक्ट लेंगे, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम पावर शो में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से आईपीपी से जान छुड़वाई जा सकती है, और जिस तरह से अज़हर सदीक साहब ने कहा ये माफिया बन चुके हैं और हुकूमत जो है वो अपने फ़ायदे के लिए ये सब जो है वो करती है। तो मज़हब अल्लाह साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। मज़हब अल्लाह साहब, जिस तरह से अज़हर सदीक साहब ने भी कहा ये माफियाज़ बन गए, तो हमने देखा कि अभी आटे का बहरान पैदा हुआ, हम माफियाज़ को बनने ही क्यों देते हैं? हमारे मुल्क में काश्तकार है, हम उससे जो है वो गंदम ख़रीद रहे थे, ख़रीदते ख़रीदते अचानक से ख़बर आई कि हमने बाहर से सारी गंदम जो है इम्पोर्ट कर ली है, और उसके बाद अपना किसान वैसे रुल गया। हम बढ़िया स्मूथली अपनी बिजली बना रहे थे वापडा के अंदर, लेकिन फिर हमें कहाँ से ये होश आने लग गए कि ये मामला जो है वो ख़राब हो रहा है, हमें इसको भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। मतलब जो भी सरकारी इदारा है इसको प्राइवेटाइज क्यों किया जाता है? क्यों हुकूमत जो है वो खुद से नहीं चला पाती? क्यों हुकूमत जो है वो ये फैसला करती है कि मामले को प्राइवेट कर दिया जाएगा? क्या सिर्फ पैसे कमाना जो है वो वजह होती है, टेंडर्स की मद में पैसे ज़्यादा आते हैं, या फिर कोई और वजह है कि कैपेसिटी नहीं है हमारे पास ये काम करने की? सर जी, बड़ी सादा सी बात है, या तो आप बहुत सादा हैं या मुझे बहुत सादा समझते हैं। गुजारिश ये है कि माफियाज के लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुके हैं, माफियाज के लोग उस चीज़ का हिस्सा बन गए हैं जहां फैसले होते हैं। अब आपने आईपीपीज़ की बात की, आईपीपीज़ में से मुतल्लिका जो फैसले करने वाले लोग हैं वही हिस्सेदार हैं। अब तो नाम सामने आ गए हैं। अब उन्होंने देखिए कि ये 2024 में एग्रीमेंट ख़त्म हो रहे थे, उनको और बढ़ा दिया है और 2031 तक। और बढ़ाने का मकसद है कि हम और लूटेंगे और कौम का खून निचोड़ेंगे। आपने आटे की बात की, देखिए अपना काश्तकार हमारा रुल गया है। बिल्कुल ठीक। ज़राअत जो है वो हमारे मईशत की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल ठीक। 70% लोग वाबस्ता हैं, मगर 70% लोगों की परवाह किसी ने नहीं की। वो जो गंदम का स्कैंडल आया था वो अरबों का था। हमारे तहकीकात करने वाले इदारे क्यों खामोश हैं? ना वहाँ एंटी करप्शन बोली, ना वहाँ FIA के नोटिस हिले, ना वहाँ नैब को बोलने की जुर्रत भी हुई।
इसलिए कि माफियाज में के ताकतवर लोग उस स्कैंडल के पीछे थे। फिर आपके सामने दुबई लीक्स आई तो फिर भी ये इदारे खामोश रहे। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती अब ये हो गई है कि पाकिस्तान में फैसले करने वाले लोग ही माफियाज का हिस्सा हैं या माफियाज हैं, और इन्हीं माफियाज के लोग मुख्तलिफ अदारों में बैठ गए हैं या उनकी मर्जी से बैठे हुए हैं। वो माफियाज का जहाँ कहीं भी कोई काम होता है वहाँ वो बोलते नहीं। अब आपने इदारों की बात की, देखिए हमारे यहाँ प्रॉफिट देने वाले इदारे बेचने का रवाज क्यों हुआ, क्यों ले रहे हैं। अब ये PIA को बेचने की तैयारी है, 6-7 अगस्त को उसकी बिड खुलेगी, बल्कि 2 महीने आगे चली गई है। अभी चूँकि पार्टियों में काफ़ी रफड़ है। 3 इदारे ये और बेचने जा रहे हैं। हाउस बिल्डिंग फ्रांस कॉरपोरेशन, उसके बेचने की तैयारी है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बेचने की तैयारी है, और फर्स्ट वुमेन बैंक बेचने की तैयारी है। ये क्या जवारियों वाला खेल है कि अपने घर की चीज़ें बेचते जाओ और काम चलाते जाओ। मैं बड़ी माजरत के साथ ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ जवारियों वाला, क्योंकि जवारियों की ये आदत होती हैं कि जुआ हार गए, घर का टीवी बेच दिया, कभी फ्रिज बेच दी, कभी कोई बर्तन बेच दिया, कभी गाड़ी बेच दी, आखिर में घर रहन रख दिया। बजाय इसके कि मईशत को बेहतर बनाया जाए, आप अपनी ज़राअत को बेहतर बनाएं, आप अपनी सनत को बेहतर बनाएं। लेकिन सनत आपकी कैसे बेहतर हो सकती है कि आपके यहाँ तो एनर्जी बहुत महंगी है, आप एनर्जी को सस्ता क्यों नहीं करते, या आप सस्ते रास्ते क्यों नहीं इख्तियार करते। जी। मगर आप चूंकि पैसा कमाना चाहते हैं, आप कौम को लूटना चाहते हैं, आपने महंगे रास्ते चुने हुए हैं, और महंगे रास्ते आपके कंट्रोल में हैं। मज़हर साहब साथ ही रहिएगा। अजहर सदीक साहब को भी ऐड नहीं बढ़ाते, सदीक साहब को भी ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू में। आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते, आप टूरिज्म नहीं बढ़ाते। आपके यहाँ एक सेकंड मुझे 1 मिनट दे दीजिए। जी। आप देखिए, आपके यहाँ तो टूरिज्म बहुत चल सकता है। दुनिया के 3 बड़े गैर इल्हामी मज़ाहब जो हैं वो यहाँ पैदा हुए। बौद्ध मत पैदा हुआ, हिंदू मत पैदा हुआ, और सिख इज़म पैदा हुआ। ये 2.5 से 3 अरब इंसान हैं। आप 3 अरब इंसानों के लिए उनका रिलीजियस टूरिज्म खोल दें और अमन व अमान को यकीनी बनाएं, तो आपकी सनत बंद भी होगी। ठीक है, मसाइल आपको, तो आप टूरिज्म से इतना पैसा कमा लेंगे कि आपकी मईशत खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। मगर ये सब काम करने के लिए कुछ सोचना पड़ता है, कुछ अमल करना पड़ता है। यहाँ तो सोच ही ये है, बिल्कुल ठीक, कि हाँ जी हमारी गाड़ी अच्छी है, हमारा घर अच्छा है, बाकी भाड़ में जाएं लोग। ठीक है मज़हर साहब साथ रहिए। जब तक पाकिस्तान में आम आदमी खुश नहीं होगा, मैं नहीं समझता कोई हुकूमत कामयाब। जब तक आम आदमी खुश नहीं होता, हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। अजहर सदीक साहब, जिस तरह से पहले भी मैंने आपसे पूछा, हल आपने बताया 3 मामलात हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि ये जो माफियाज बनते हैं कि हम लोग हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर देते हैं, क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म, क्या कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, एक ऐसी बॉडी बना दी जाए कि इसकी वैल्यूएशन करे जो कि मामलात होते हैं। अब जिस तरह बिजली को प्राइवेटाइज कर दिया गया, हमने गंदम बाहर से ख़रीद ली, अभी तक जो है वो उस पर कोई भी इंक्वायरी कमीशन नहीं बिठाया गया, वही लोग दोबारा से हुकूमत में आ गए, वही लोग जो है वो दोबारा से जो निगरान सेटअप के अंदर थे, कोई दोबारा से उनको ओहदे मिल गए। तो मतलब ये माफियाज क्यों बनते हैं और क्यों इनको इस कदर आला सरपरस्ती हासिल होती है कि इनके ऊपर कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। अच्छा चल, मैं एक बात आपके सामने रख दूं। देखिए, याद रखिएगा, ये जो अंडरवर्ल्ड है ना, और ये माफियाज है, ये हर दौर में रहते हैं। मैं ये कहूँगा ये खत्म हो जाएंगे। वजह क्या है? इस सिस्टम की जरूरत है। और जिस दिन हमने ना ये सियासतदान वाला एलिमेंट्स बातें है, आपने टॉपिक वो छेड़ लिया, जिस दिन आपने ब्यूरोक्रेसी ठीक कर ली ना, ये निज़ाम सारा ठीक हो जाएगा। अभी वो गंदम स्कैंडल का जिक्र किया, वो कैप्टन रिटायर्ड महमूद साहब हैं। वो तारीखी तौर पर बता दूं आपको, वो आपको पता है कि वो पहले थे रिंग रोड पिंडी वाले मामले में, बड़े आराम से पतली गली से निकल गए। फिर वो आ गए
जनाब नीलम जेलम वाले मामला, नंदीपुर वाले मामले में वो आपके सामने है। अभी लेटेस्ट जो मामला है वो गंदम स्कैंडल के अंदर भी उन्हीं का नाम आ गया, वो वही थे, और अरबों रुपए का ये सारा कुछ हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, हमें जरा आपको समझना है कि हम किन चीजों की तरफ जा रहे हैं, हमें ये सोचना है, और हम वाकई चाहते हैं इस मुल्क को आगे लेके जाना। तो और कभी अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को मिलाएं, इकट्ठा करें, यहाँ जो रिटायर्ड है, बहुत नाम है, मैं बहुत से नाम दे सकता हूँ। अभी आप जब फोन मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो गौरिया मकबूल जान साहब का फोन आ रहा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन, कि वो इस सारे निजाम को सीधा करने में आपकी इतनी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है ना, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो मुल्क के लिए करना चाहते हैं, वो पसंद नहीं है। और अब हम जरा 2 हाथ आगे चले इन चीजों को, हर इशू का, यानी बारी बारी एक एक इंडस्ट्री को, अभी इस वक्त पावर इंडस्ट्री जो आपकी पावर इंडस्ट्री है ना, इस पे अगर आपने हाथ ना डाला तो तबाही और बर्बादी हो जाएगी। यानी मैं अब छोटी सी मिसाल रखता हूँ आपके सामने। मैंने तो ऐसे 3 साल पहले हालात देख लिए, जो कि मैं मामला देख रहा था, मैंने सोलर लगा लिया, मेरा पिछले महीने कुछ खराब हो गया। अच्छा। और अब वरना मेरी एवरेज आ रही थी, मेरी एवरेज कोई आ रही थी 40-50 हजार, तो इस दफा 1,60,000 रुपया बिल है। 1,60,000 सोलर के बावजूद मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें से चले 300-400 यूनिट तो माइनस हो गया है ना सोलर के हवाले से। क्या चलाते हैं आप, इतनी क्या बिजली चला लेते हैं आप? अरे बिजली क्या यार, नॉर्मल बात है। अब तो यानी मिसाल के तौर पर 1000 यूनिट तो मामूली बात है। और एक और, यानी बेवकूफ कैसे बना रहे हैं, एक तरफ देखें आप कैपेसिटी पेमेंट, अब जरा समझिएगा बारीक वारदात यहाँ क्या पड़ी है। अब वो सोलर में कुछ इनके अपने लोग आ गए ना, सोलर की प्लेटें बेचनी है, बाकी कुछ करना है। इन्होंने क्या बेवकूफ बनाया कि गरीब आदमी को हम सोलर मुफ्त दे देंगे। अच्छा, यानी उस वक्त पॉलिसी बनाते हो, इस वक्त क्या है, आप बेवकूफ बना रहे हैं कौम को। अच्छा लगा दे कौम पूरी को सोलर के पीछे, लग गई कौम पूरी सोलर के पीछे, तो ये जो मायदे किए हुए कैपेसिटी पेमेंट के, वो जो बिजली पैदा होगी वो कहां से देंगे यार? ठीक है, बिजली खरीद कर आप कंज्यूम करें, वो पैसे आपने कैपेसिटी पेमेंट तो दे रही। अच्छा, यहाँ पे ये बात बड़ी काबिल जिक्र है, बहुत अच्छी बात की आपने। यहाँ पर ये बात काबिल जिक्र है कि जो कोई खानदान का आदमी को बिजनेस शुरू करता है, आवाम को सारा उसके पीछे लगा देते हैं, और ताकि जो है वो हमारा जेब भरती रहे और मामला जो है वैसे ही नहीं। मज़हर साहब, आपको ऐड करना चाहूँगा, आप 34 से 36 हज़ार रुपया एक एवरेज सैलरी है सरकारी सतह पर। हम लोग जो बजट पेश करते हैं, मैसिव बजट पेश करते हैं, जिसमें हर किस्म का हमने लवाजमात को शामिल किया होता है, अपनी अयाशियाँ भी उसमें शामिल की होती हैं, अपने लिए गाड़ियाँ भी, पूरी कैबिनेट के लिए गाड़ियाँ, पूरी कैबिनेट के लिए 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा तनख्वाहें, और सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। लेकिन उसमें मतवसत तबके के लिए जो है वो 34 से 36 हज़ार कम से कम तनख्वाह रखी जाती है। तो सरकारी सतह पर भी यही मामला है। फिर प्राइवेट कंपनीज में जो मजदूर बेचारा काम करता है, उसको कम से कम तनख्वाह सिर्फ 34, और वो 34 पे लगा रहता है, 34-36 हज़ार रुपये के ऊपर। अब इतनी सी तनख्वाह है, क्या हुकूमत को कैपेसिटी नहीं बढ़ानी चाहिए गरीब की तनख्वाह की? क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि अगर तो 201 यूनिट जलाएगा तो 12-15 हज़ार बिल आ जाएगा, 200 जलाएगा तो 3,000-3,500 बिल आएगा। तो क्या तनख्वाह बढ़ाने की तरफ नहीं कदम रखना चाहिए? मैं तनख्वाह से पहले एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ सोलर के हवाले से। जी देखिए, आप पिछला जो दौर था 16 महीने का मियाँ शहबाज शरीफ का, उसमें आप चेक करें कि सोलर कौन इंपोर्ट करता रहा, क्या उनका बेटा या भतीजा करते रहे, और उसकी ड्यूटी माफ़ कर दी गई या कम कर दी गई। अब वो एक बिजनेस है। अब वो सरकारी सतह पर देखिए, जुल्म ये है कि पंजाब में सरकारी सतह पर वो दिए जाएंगे, बैंकों से पैसे लिए जाएंगे, हुकूमत पैसे अदा करेगी, बिजनेस अपना चमकेगा। ठीक है, ये हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कर रहे हैं। ये जो तनख्वाहों का मामला है, ये भी मैं एक ही वाक़या में समेटूंगा ये दोनों बातें। देखिए, इस्लाम में जो पहले खलीफा थे, उनकी कपड़े की दुकान थी, वो दुकान बंद करवाई गई, इसलिए कि इंटरेस्ट का क्लैश था कि आप हुक्मरान होंगे तो लोग आपकी दुकान से चीज़ें खरीदेंगे। यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो हुक्मरान हैं उन्होंने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिल्कुल ठीक, उनकी औलादों ने भी बिजनेस खोले हुए हैं,
और हुकूमत उन बिज़नेस को फैसिलिटेट करती है बजाय बंद करने के। बिल्कुल ठीक। अब आ जाए तनख्वाहों के बाद में भी मैं यही कहूँगा कि जब इस्लाम में पहले खलीफा जब आए तो उनकी तनख्वाह एक मज़दूर के बराबर रखी गई। तो किसी ने उनसे कहा कि आप तो खलीफा हैं, आपका गुजारा मुश्किल होगा, छोटी सी तनख्वाह है, थोड़ी सी तनख्वाह है। तो मज़दूर, उन्होंने कहा बात यह है कि मज़दूर का अगर इस तनख्वाह में गुजारा होता है तो मेरा भी होना चाहिए। जिस दिन मज़दूर का गुजारा नहीं होगा मैं मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा और अपनी तनख्वाह उसके बराबर करूंगा। बिल्कुल ठीक। यहाँ लूट मार ये मची हुई है कि मज़दूर बेचारा तो 34-35 हज़ार ले और ये लोग लाखों में तनख्वाहें लें। और फिर जितने बड़े बाबू हैं उनकी बिजली फ्री है, जितने बड़े इस मुल्क में ओहदेदार हैं उनकी बिजली फ्री, उनका पेट्रोल फ्री, उनका टेलीफोन फ्री, यानी सरकारी खाते में, उनके खानसामे सरकारी, उनके ड्राइवर सरकारी, उनके नौकर सरकारी और उनके खाने पीने भी सरकारी। तो उनके तो पैसे बचते हैं, बिल्कुल ठीक। उल्टा बिजनेस भी करते हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ मैं सदीक अजहर साहब के डिपार्टमेंट को थोड़ा सा छेड़ूंगा कि सदीक अजहर साहब को अपने महकमे की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो आम सरकारी ड्राइवर है उसकी तनख्वाह तो 35-40 हज़ार है, लेकिन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ड्राइवर है उसकी तनख्वाह 1.5-2 लाख क्यों है? एक ही मुल्क में दोनों सरकारी ड्राइवर हैं, तनख्वाह में इतना फ़र्क क्यों है? एक आम पीएन जो सरकारी ऑफिस में काम करता है उसकी तनख्वाह 30-35 हज़ार है। बिल्कुल ठीक। तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीएन कासद काम करता है उसकी तनख्वाह 1.5-2 लाख, 1.25-2 लाख क्यों है? ये भी इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को चाहिए, ठीक है, कि वो या तो अपने बराबर कर रहे हैं लोगों को या लोगों के बराबर हो जाएं। ठीक है, अजहर साहब को ऐड कर लेते हैं, ताकि ये मुल्क में तजाद तो ना हो। ऐड कर लेते हैं। अजहर साहब बताइएगा ऐसा क्यों है, आपके इदारे में भी मामलात इस तरह से चल रहे हैं और भी हमने देखा है कि कुछ इदारों में अंदर तनख्वाह बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ में बहुत कम है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जाना चाहिए कि ये जिस तरह से बिजली के बिलों में इजाफे आ रहे हैं? जब परवेज़ रशीद साहब को आज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि एहतजाज से कुछ नहीं होने वाला। क्या इनके एहतजाज से बिजली के बिल कम हो सकते हैं? ठीक है, आपके ऊपर बोझ है, आपने कर्जा लिया है, IMF ने डिक्लेरेशन आपको दी है, आपने जो है वो टैक्सेस लगाने हैं, ठीक है, आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं। उसका एक वाहिद हल तो ये है ना, जहाँ पर जो है वो जिन इदारों में जिन ऑर्गेनाइजेशंस में तनख्वाहें कम है गरीब की, मतवसत तबके की, उनको कोई बढ़ा दिया जाए, कोई ऐसा कानून ले आया जाए कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए ताकि जितने आप बिल भेज रहे हैं वो बासानी उसको जमा करा दें। अच्छा देखिए, ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान में एक निज़ाम है प्रिविलेज का, दोहरा निज़ाम है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ जब हुकूमत में आते हैं तो अपने कुर्बो जबार रिश्तेदारों को नवाजते हैं। यानी ये ड्राइवर शानों की तनख्वाह तो अपनी जगह है ना। आप नॉन डेवलपमेंट कॉस्ट या बजट के हालात से आप देखें, आपने 2 बड़े फैक्टर हैं आपके सामने, बिजली चोरी, गैस चोरी। अरबों रुपया बचा सकते हैं। फिर यहाँ नहीं रुकने वाली बात जी। हम बिजली के यूनिट कई हमारे वापडा के मुलाजिम हैं, वो पुराने दौर में थे, वो आज भी मुफ्त में हैं। हमारे कई और लोगों को मैं नाम नहीं लेता उनका। यानी ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आगे लेकर आपने चलना है। और अभी मैं आपके सामने मैं भी एक ट्वीट इसलिए कर रहा था, वो जरा सुन लीजिएगा वो क्या आया, मुझे पैगाम क्या आया है। वो ट्वीट क्या है, पंजाब में सस्ता इंसाफ महंगा कर दिया, साहिलों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने से रोकने का मंसूबा। अशफाक साहब सीनियर रिपोर्टर है दुनिया न्यूज में। कोर्ट फीस 2 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी। अगर किसी साहिल ने फैसले के खिलाफ अपील करनी है तो सफे पर 5 रुपए की टिकट बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। यानी मुसद्दका कापी लेने के लिए भी 20,000 रुपए देना होंगे और ये सब साहिल को बर्दाश्त करना होगा। कौन सी हुकूमत लगा रही है? मौजूदा हुकूमत। इमरान खान में दौर में मान लिया ये सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन इस तरह का इंसाफ महंगा करने का, आम लोगों के मसाइल को उन्होंने पूरी तवज्जो दी है। वजह ये है कि ये हुकूमत को पता है ना कि इनके पीछे बैसाखियां किसी की हैं,
भाई वो ठीक है भाई वो आजम साहब, करना है। इस तरह की आपकी इसी बात से दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि उस दौर में नहीं था, इस दौर में है, तो हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए अब तैयार होती नज़र आ रही है। और अपने नाज़रीन को अगर हम बताते चलें, आज जो अतात ताड़र साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि पाबंदी लगा देंगे, आर्टिकल 6 लगा देंगे, लेकिन आज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम तो मुज़ाकरात की दावत देते हैं। अज़हर साहब, अब मुज़ाकरात की दावत मिल रही है, क्या अवामी फ़लाह के लिए, अवाम को रिलैक्स करने के लिए, को सुकून देने के लिए हम कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं तैयार कर लेते कि हम लोग सुलह की तरफ आ जाएं? खान साहब की आपने बात की, बानी पीटीआई की, तो वो भी कुछ इसी तरह के मुतालबात रखते हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी मुतालबात जो उनके ये हैं कि अगर तो सुलह करूँगा, गुफ्तगू करूँगा तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करूँगा, फिर अगर मेरे मुतालबात ऐसे हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो बात नहीं करेगा, मेरे केसेस में नहीं बैठेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में नहीं बैठेगा। ये तो बातें ऐसी हैं जो मानने में आती नहीं है। मतलब एक मौजूदा चीफ जस्टिस पे एतराज़ है जी, वो बैठेगा ही नहीं, तो कोई लचक उनकी तरफ से भी आनी चाहिए। अच्छा, वो आप सादा सी मिसाल देता हूँ, राहतन और डाकू आए और मेरा घर लूट के चले गए और उससे एक अमानत खड़ी कर ली, घर बना लिया। और मैं कहूँ, मैंने कहा भाई ये मेरा घर है, ये लूट का माल है, कब्जा करके बैठे, ये मुझे दे दे। वो कहें जनाब आए मुज़ाकरात कर लेते हैं, आए बैठते हैं, आपस में तय कर लेते हैं कि इस डाके के बाल में से हमने कितना रखना है और कितना आपको देना है। भाई वो सारे का सारा मेरा माल है भाई। अच्छा, यूं सादा मिसाल देता हूँ, तो वो एक मिसाल देते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक नहीं थी, मखसूस निश्चितें मिल गई। मैं यूं ले लेता हूँ कि अपना ना मेरा घर है डीएचए में और उमर साहब आपका किराए के लिए जगह ढूंढनी, मैंने एक कमरा आपको किराए पे दे दिया। आपका एक प्रोड्यूसर क्या, उसने कहा मुझे भी किराए पे कमरा दे दे, एक उसको दे दिया। अब आपने कागज बना लिया, आपने चलेगा सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट ने कहा कि नहीं भी आप मालिक हैं, तो दूसरा प्रोड्यूसर था वो सिविल कोर्ट चला गया, ये मालिक नहीं मैं मालिक हूँ। आप फिर हाई कोर्ट आ गए, हाई कोर्ट में आप जीत गए, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी आप दोनों कैसे मालिक है, ये कागज है। उन्होंने कहा ये तो नहीं है। वो डीएचए को बुलाते हैं, डीएचए वाले आते हैं, वो आके बताते हैं मालिक तो अदर सिद्दीकी तो घर बैठा हुआ है। हाँ। तो आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि नहीं इन दोनों को देना? ना, ये जो डाके का माल है ना, ये जो लूट का माल है, वो जिसका है उसको मिलना है। तो यहाँ जो बैठकर, और अच्छा वो नाम आपने भी लिया मुसद्दिक मलिक, अच्छा मुसद्दिक मलिक बड़े गेट नंबर 4 पे बड़ा अक्सर जाया करते थे वो, और आजकल बड़े ताल्लुकात है, बातें वो बड़ी करते हैं जिस तरह की मर्जी है ना। क्या उनको कोई मैंडेट किया इस तरह का? भी उनका स्पोक्समैन तो था अतात ताड़र, तो आर्टिकल 6 लगाने की बात हो गए ना, मामला खराब हो गए। तो अगर उन्होंने पहल कर ली है तो आप लोगों को क्या मसाइल इसमें आ रहे हैं? मिल बैठ के आवाम के लिए नहीं सोच सकते सर? सुने मेरी बात सुने, किस पे बात करनी है बताया कुछ, आके बैठे क्या बैठे वो कहते नहीं, बात ही सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, वो कोई अंदरूनी रास्ता ही नहीं। जमहूरियत किस चीज का नाम है? फिर तो हम इलेक्शन खेलते रहेंगे कि यहाँ से वो जीत गए, हार जाओ, वो जीत गए, आप लड़ लो, असेंबली के बाहर खड़े हो जो तोड़फोड़ कर दो, इक़्तिदार हमें चाहिए बस। आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा फिर इसके जो आपकी बात की है उसके। मुझे बताइएगा, हम क्या चाहते हैं कि ये जो निज़ाम में बड़े बड़े फ्लॉज हैं, ये जो अवाम के फैसले की बजाय फैसले कहीं और होते हैं, आप नहीं चाहते वो अवामी फैसला हो? हम चाहते हैं कि अवामी फैसला हो। मजहर साहब को ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया है, एक बात आप दोनों से ले लेंगे इसमें। मजहर साहब, मुज़ाकरात से ही मामला हल हो सकते हैं। अब डिमांड्स ही मुज़ाकरा खेज रखी जाती हैं दोनों तरफ से। कोई कहता है जी, वो कहता है एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी, कोई कहता है चीफ जस्टिस को ना रखो जी, मैंने बात करनी है तो मैं बात करूंगा, मेरे केस में वो ना बैठे। तो दोनों तरफ से मामला यही है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, और मुज़ाकरात तो फिर वहीं पे पड़े हुए हैं। आप लोग अवाम के हक के लिए नहीं लड़ेंगे, आप लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि देखिए मुज़ाकरात की दावत आई है, मगर मुज़ाकरात के लिए माहौल होता है। आपने देखा कि पहले टीएलपी वाले इस्लामाबाद में बैठे रहे, उनके लिए दफ़ा 144 नहीं थी। अब जमात इस्लामी आ गई, उनके लिए दफ़ा 144 नहीं है। और पीटीआई के कारकुन अगर इकट्ठा होना चाहते हैं कहीं, तो उनके लिए दफ़ा 144 आ जाती है। उनको जलसों की इजाज़त नहीं दी जाती, जुलूसों की इजाज़त नहीं दी जाती। तो हुकूमत पहले मुज़ाकरात का माहौल तो पैदा करे। मुज़ाकरात का माहौल जिस वक्त तक पैदा नहीं होगा,
मुज़ाकरात बेमानी होंगे, नहीं होंगे, बेसूद होंगे। इसलिए कि जब आपने किसी से मुज़ाकरात करने हों तो फिर उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। आप यहाँ तकसीम करते हैं कि 2 सियासी पार्टियों को तो आपने इजाज़त दी इस्लामाबाद में आ जाएं, धरना दें और जितने मर्जी बंदे ले आएँ और जुलूस निकालें और जलसे करें। एक पार्टी को आप उसके कारकुनों को एहतजाज भी नहीं करने देते, जमा नहीं होने देते, दफ़ा 144 लगा देते हैं, तो इसका मतलब है आप मुतअस्सब हैं उस पार्टी की तरफ। तो जब आप मुतअस्सब हैं, आप माहौल ही फराहम नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करना चाहिए। माहौल अच्छा होगा साहब, तो उस पार्टी से डरते भी तो है ना, उस पार्टी से नहीं होंगे। उस पार्टी से डरते भी तो है ना, जो है वो अग्रेसिव हो जाती है। जिस तरह से हमने देखा, पहला धरना दिया, पीटीवी पर हमला कर दिया और बाकी चीज़ें कर ली, दूसरा जो है वो धरना देने की तरफ गए, एहतजाज करने की तरफ गए, तो 9 मई का वाक़या कर दिया। तो इस वजह से थोड़े से जो है वो डरे हुए नज़र आती है गवर्नमेंट भी, कोई भी इदारा जो है वो उनको जो है वो इजाज़त देने के लिए कि अगर इनको इजाज़त दे देंगे कुछ भी कर सकते हैं और फिर पीछे नहीं हटेंगे, ये तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। जी मज़हर साहब, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। अज़हर साहब से वर्डिक्ट ले लेते हैं उनका। अज़हर साहब अब क्या समझते हैं, मतलब कि अब मामला हल कैसे होंगे? कुछ शॉर्ट जवाब दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। कोई मुज़ाकरात ही हल हैं? अच्छा देखिए, मुज़ाकरात अगर करनी है ना तो उससे पहले फस्तायत छोड़नी होगी। झूठे मुकदमे 2.5 सालों में कोई एक मुकदमा है, जालसाजी से सजाएं दिलवा ली, लेकिन वो सजाएं जमीन बोस हो गई। ठीक है, अब कुछ नहीं रह गया। नैब, FIA, पुलिस, एंटी करप्शन, आप सर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते फिर और एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात करने। मुज़ाकरात कहाँ होते हैं? पहले हुकूमत वक्त आकर जो अभी देखें, अभी वो फेसबुक पे चलाने वाली थी अपना बच्ची, उसको उठा लिया उन्होंने। आप अंदाजा तो लगाए ना, यानी क्या मजाक बनाया हुआ है। नाम उसका सईद अरूबा कोमिल है, बेचारी घर का खर्चा वर्चा चलाती थी। और आप क्या इन हालात समझते हैं मुज़ाकरात की फजा है? या मुज़ाकरात की फजा हुकूमत वक्त बनानी, झुकना इसको पड़ेगा पहले, कौन से माफी मांगनी इनको, आगे बढ़ना चाहते हैं, निकालें इमरान खान को बाहर और सब बेगुनाह लोगों को छोड़ें। ठीक है जी। अज़हर साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है और मज़हबुल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, अज़हर सदीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, अमीरुल अज़ीम साहब भी हमारे जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक था, धरने से बराह रास्त हमारे साथ थे। अब देखना ये है कि क्या मामला बनते हैं और किस तरह से हुकूमत जो है वो आवाम के लिए सोचती है और बिजली सस्ती करती है और खाने पीने की अशिया को सस्ती करती है ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हम एक नए प्रोग्राम के साथ कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।